नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर है, जो कि है सेरिब्रल इन्फाक्शन या फिर इन्फाक्शन ऑफ ब्रेन। और वीडियो को शुरू करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी कोई ऐसी सीरियस बीमारी पे वीडियो होगा तो उसमें मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दूंगा कि दोस्तों ये बीमारी इतनी ज्यादा ईजी नहीं है कि आप एक वीडियो मेरा देखें, उसमें एक या दो बताई गई हुई दवा अपने पेशेंट को देंगे और वो सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसके थ्रू मैं आपकी अवेयरनेस को जगाना चाहता हूं रिगार्डिंग द इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जो बहुत तेजी से लोगों के बीच में देख रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं, और इसका प्रोबेबल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो कि मुझे लगता है कि होम्योपैथी में ज्यादा अच्छे से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इन्फेक्शन, हम सेरिब्रल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन। सबसे पहली बात, इस बीमारी को लेके लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमको तब दिखता है जब वो हमारे पास ये केस लेके आते हैं। अगर उनके पास एमआरआई रिपोर्ट नहीं है या स्पेसिफिक कहीं पर लिखा नहीं है तो इस बीमारी को अलग अलग तरीके से लोग बयां करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। कोई कहता है कि दिमाग के अंदर खून का थक्का जम गया, या फिर दिमाग के अंदर कोई थक्का जम गया है, या फिर दिमाग की नस फट गई है। कोई कहता है कि वो तो पैरालिटिक अटैक आ गया, वो पैरालाइज हो गए, हमारे पेशेंट पैरालाइज हो गए। तो सबसे पहली चीज मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये जितनी भी व्याख्याएं हैं इसकी, ये एकदम गलत हैं। और दर्शकों को सबसे पहले, अगर वो डॉक्टर हैं तो भी, और अगर वो न्यूली बिल्ड डॉक्टर हैं तो भी, और अगर वो लेमैन है और आम दर्शक हैं तो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि इन्फेक्शन क्या होता है। सबसे पहले, द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इन्फेक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रेन ओनली। कहने का मतलब, ये जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन हम कई जगह देखते हैं ह्यूमन बॉडी में। वी हैड सीन द इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, जिसके बारे में ये वीडियो है। इन्फेक्शन हार्ट में होता है इन द फॉर्म ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन लंग्स में भी होता है, मैं देख चुका हूं, बहुत फ्रिक्वेंटली लंग्स के अंदर इन्फेक्ट पाए जाते हैं। इन्फेक्शन लीवर में होता है। इनफैक्ट इन्फेक्शन उस हर पेरेन्काइमल ऑर्गन में हो सकता है जिसका जो साइज है वो एक हद से बड़ा है, मतलब आधा या पौन किलो से बड़े जितने भी ऑर्गन है बॉडी में, जो बड़े ऑर्गन है, लार्ज ऑर्गन है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, है ना। इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल में इन्फेक्शन होते हैं। तो व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन का मतलब है जब भी कोई एक लोकल एरिया किसी भी पेरेन्काइमल ऑर्गन का वो डेड हो जाता है, कि whenever there is the dead area found in any parenchymal organ, it is known as the infarct। तो वो जो मरा हुआ हिस्सा है ऑर्गन का, वो हिस्सा ऑर्गन का जो मरा हुआ है, उस मरे हुए हिस्से को हम कहते हैं इन्फार्क्ट। तो इसी तरह से जब ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल डेड हो जाए तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द सेरिब्रल इन्फार्क्ट। जब उसी तरीके से हार्ट के अंदर कोई हिस्सा, छोटा सा हिस्सा हार्ट का, हार्ट की वॉल का छोटा सा हिस्सा जब डेड हो जाता है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द मायोकार्डियल इन्फार्क्ट या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन द सेम मैनर लंग्स में और लीवर में भी इन्फार्क्ट पाए जाते हैं जब इन दोनों ऑर्गन का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, वो छोटा हो सकता है, मीडियम हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, सिचुएशन एंड पैथोलॉजी। तो हमने ये समझा एक सरल भाषा में कि इन्फेक्ट क्या है। तो इन्फेक्ट जो है वो किसी भी एक पेरेन्काइमल ऑर्गन के अंदर जब कुछ हिस्सा मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उस डेड हिस्से को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। अब आते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कि भाई बनता कैसा है, इन्फेक्शन कैसे बन जाता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक ऊतक या फिर टिश्यू या फिर सेल को जीवित रहने के लिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसकी खुराक की जरूरत होती है। हम जीवित जीव हैं, मल्टी सेल्यूलर जीव हैं। हमारी खुराक क्या है? हम भाई 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो ऐसे हम जिंदा रहते हैं। उसी तरह से जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी भी खुराक है। उनकी खुराक क्या है? वो अपना पोषक तत्व जड़ों से लेते हैं। जड़ों में हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो जमीन से न्यूट्रिशन को सोखते हैं और इसी तरह से एक पेड़ जिंदा रहता है। उसी तरह से दोस्तों हर एक ऊतक, टिश्यू, सेल, उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है खुराक। और हमारे मानव शरीर की संरचना
एक ऐसी है कि हमारे हर एक ऊतक को चाहिए होती है ब्लड सप्लाई। जी हाँ, वो जो ब्लड सप्लाई होती है जो कि धमनियों के थ्रू होती है या फिर हम कहें तो ब्लड वेसल के थ्रू होती है, वो ही ब्लड सप्लाई के अंदर जो ब्लड होता है उसी के अंदर उस टिश्यू को जीवित रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एटीपी जो कि एनर्जी की यूनिट है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन, ये सब ब्लड वेसल के थ्रू जो इसके अंदर ब्लड चलता है। मतलब ब्लड वेसल होती है, खून की नली, खून की धमनी, और वो जो खून की धमनी के अंदर ब्लड चलता है दोस्तों, वो हमारे टिश्यूज को रखता है जिंदा। और बड़ा सिंपल सा फंडा है इसके अंदर कि जब भी किसी टिश्यू तक पहुंचाने वाली धमनी, किसी टिश्यू तक ब्लड पहुंचाने वाली धमनी के अंदर दोस्तों रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है, और उस ब्लॉकेज के कारण वो जो धमनी है जहां पे ब्लड पहुंचा रही है, जिस टिश्यू को वो सप्लाई कर रही है, वहां पे जब ब्लड पहुंचना बंद होगा तो कॉमन सेंस है दोस्तों कि वो जो उतना हिस्सा है वो डेड हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द इन्फाक्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ इन्फाक्शन। मतलब ब्रेन में भी यही पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, हार्ट में भी यही रहेगी, लीवर में भी और लंग्स में भी। अब जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये है इन्फाक्शन ऑफ ब्रेन या फिर सेरिब्रल इन्फाक्शन पे। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों ये दिक्कत होती है कि जैसा कि आप जानते हो ब्रेन के हर एक हिस्से तक ब्लड पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि 30 सेकंड तक अगर ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा, अगर वो खुदा ना खास्ता 30 सेकंड का समय 1 मिनट हो जाएगा, तो लोग वाकई में ब्रेन डेड हो जाते हैं, लोग कोमा में चला जाते हैं। तो आप सोचिए ना कि अगर ब्रेन का किसी एक स्पेसिफिक हिस्से के अंदर हमेशा के लिए ब्लड जाना बंद हो जाए, क्यों? क्योंकि उसको जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे वो जो हिस्सा है ब्रेन का वो परमानेंटली डेड हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द इन्फाक्शन ऑफ ब्रेन। अब ये ब्लॉकेज ब्लड वेसल्स में क्यों आता है? अब हमने पहले इन्फाक्शन समझा, इन्फाक्शन के बाद उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई ब्लड वेसल ब्लॉक होती है तो होता है इन्फाक्शन किसी भी ऑर्गन में, ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग। अब वो ब्लॉकेज क्यों होता है दोस्तों? मानव शरीर के अंदर छोटी जो कैपिलरीज हैं और ब्लड वेसल्स हैं उनके ब्लॉक होने का इकलौता कारण होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बो मतलब ब्लड के थक्के, खून के थक्के, और एम्बोलिज्म मतलब जब वो खून का थक्का जहां पे वो बना था वहां से डिटैच होके ब्लड के साथ मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल करता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और यही जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है दोस्तों ये आगे जाता है। अब आप जानते हैं कि ब्लड की सप्लाई के साथ जो ब्लड वेसल होती है वो टूटती जाती है, बड़ी ब्लड वेसल छोटी ब्लड वेसल्स में टूटती है, छोटी ब्लड वेसल्स और छोटी ब्लड वेसल जिनको कैपिलरीज बोलते हैं उसमें टूटती है। और दोस्तों वहां उस पॉइंट पे जाके कि जहां पे ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है इसके साइज, इसका जो साइज है जब ब्लड वेसल्स आगे आने वाली उससे छोटे साइज की हो जाएंगी तो ये उनको कर देगा ब्लॉक, कॉमन सेंस है। और वो अल्टीमेटली जब ब्लॉक करेगा तो वहां पे वो हिस्सा कहीं तो ब्लड सप्लाई कर रहा होगा और इसलिए वो जहां पे भी ब्लड सप्लाई कर रहा होगा उस जगह ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और उस एरिया में सेरिब्रल इन्फाक्शन बन जाता है। अब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सबसे कॉमनली कहां पे पाई जाती है? जो ब्रेन के अंदर पहुंचती हैं, जो ब्रेन के अंदर जाके डैमेज करती हैं दोस्तों। ये राइट और लेफ्ट कैरोटिड जो आर्टरीज रहती हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ब्लॉकेज होता है और ये जो ब्लॉकेज है ये नेचुरल होता है दोस्तों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का डिपोजिशन होने लगता है, जिस चीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये एजिंग के साथ बहुत आम तौर पे होता है, ये बहुत कॉमन पाया जाता है, ठीक है ना। और जब ये बहुत एक हद को पार करता है, एक हद के बाद ज्यादा हो जाता है तो वहां से दोस्तों जो थ्रोम्बस होती है, जो ब्लड वेसल के अंदर जो स्लज जमा है या फिर जिसको आप एथ्रोमेटस प्लेग बोल दें, वहां से कुछ टुकड़े डिटैच होने का हमेशा डर रहता है। और दोस्तों जब वो टुकड़ा वहां से डिटैच होता है वो आगे ब्लड फ्लो के साथ जाता है तो जहां पे ल्यूमेन छोटी होती है जिस आर्टरी की, वहां पे उसको ब्लॉक करके उसको जहां वो आर्टरी सप्लाई कर रही है उस जगह को परमानेंटली डेड कर देता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड सप्लाई। एंड दिस इज हाउ इन्फार्क्ट डेवलप इन द बॉडी। अब ये बात खत्म की हमने पैथोफिजियोलॉजी की, अब हम सीधे आते हैं मेन उस चीज के ऊपर कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। अब आप जैसा कि जानते हैं हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा ब्रेन के कंट्रोल में है। खासकर हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी, ये मैं हाथ हिला रहा हूं ये मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ये मैं ऐसे कर रहा हूं उंगलियां, ये मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। साइन एंड सिम्टम एक इन्फेक्शन के होंगे, वो डिपेंड इस चीज पे करेंगे कि बॉडी को कंट्रोल करने वाले ब्रेन के किस हिस्से में इन्फाक्ट बना है। कहने का मतलब हम जो
अगर जहां से बोलते हैं, ब्रेन का वो हिस्सा ब्रोकास एरिया वगैरह जहां पे हम स्पीच बोलते हैं, बातचीत करते हैं, अगर वहां पे इन्फाक्ट होगा तो पेशेंट बोलना बंद कर देगा, पेशेंट अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, वो बल्बर पाल्सी के सिम्टम होंगे। अगर ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ और पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, अगर वहां पे इन्फेक्शन होगा तो दोस्तों एक साइड का पैरालिसिस हो जाएगा। अब जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, हमारे ब्रेन के क्रॉस कनेक्शन होते हैं, मतलब हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर मान लीजिए राइट साइड के ब्रेन में मेरे को उस जगह पे इन्फेक्शन है जहां से मैं अपने हाथ और पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल करता हूं, तो दोस्तों मुझे हेमीप्लेजिया के सिम्टम आएंगे, मेरे को एक साइड के ऊपर लकवा मार जाएगा। उसी तरह से एक बहुत रेयर कंडीशन होती है दोस्तों की जो सेरिबेलम होता है, हम लोगों का बैलेंसिंग ऑर्गन, जब वहां पे इन्फेक्शन होता है तो वहां से हमारी बॉडी को लकवा नहीं मारेगा। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे को बैलेंस कराता है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन का काम होता है, बैलेंसिंग, बॉडी की बैलेंसिंग सेरिबेलम करता है। तो अगर आपको सेरिबेलम के अंदर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन की वजह से आप बैलेंस ही नहीं बना पाओगे। मतलब इन्फेक्शन के 2 मिनट पहले तक पेशेंट नॉर्मल चल फिर रहा था और जैसे इन्फेक्शन होगा उसको चक्कर आएंगे, वोमिटिंग होगी, बहुत बेनतियां, उल्टी और चक्कर आएंगे, और फिर उसको जब आप चलने को बोलेंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू मेक द बैलेंस व्हाइल वॉकिंग। तो इन्फेक्शन के लिए समझने के लिए, आपको जो इन्फेक्शन के लक्षणों को समझने के लिए पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि किस हिस्से के अंदर, दिमाग के अंदर इन्फेक्शन है और वहां पे वो हिस्सा बॉडी के किस पार्ट की किस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देयर विल बी द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ दैट एक्टिविटी। अब दोस्तों आते हैं ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी के अंदर कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि जो खून के थक्के ब्लड के अंदर जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ट्रेवल करते हैं और वहीं जाके बीच बीच में वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं और अल्टीमेटली वहां पे ब्लॉकेज पैदा करते हैं ब्लड सप्लाई का, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बनता है। तो टोटल रिगेम होती है इन लोगों की, वो होती है थ्रोम्बोलिसिस के ऊपर। थ्रोम्बोलिसिस मतलब ऐसी दवाइयां जो इन खून के थक्कों को, जो खून के थक्के थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो ब्लड में सर्कुलेट करके इन्फेक्शन पैदा करते हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके, वहां पे क्या करेंगे कि इनको ये गलाने के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट रहता है। तो ऐसी दवाएं रहती है जो खून को पतला करके रखती हैं, जिससे कि भविष्य में होने वाले इन्फेक्शंस को अवॉइड किया जा सके। प्लस जो डैमेज हुआ उसके लिए भी कोई विशेष मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए फिजियोथेरेपी, अगर पैरालिसिस आ गया तो फिजियोथेरेपी वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। अब आएंगे हम सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर 2 मेडिसिन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हो सकती है इन द केस ऑफ सेरिब्रल इन्फेक्शन, दे आर, द फर्स्ट मेडिसिन इज द बेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में, है ना, 4 गोली दिन भर में 3 बार, एंड द सेकेंड मेडिसिन विल बी द फॉस्फोरस 30, फॉस्फोरस इन द 30 पोटेंसी, ये भी 4 गोली दिन भर में 3 बार। और अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, था या होने के चांसेस हैं प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए, तो दोस्तों आपको ये दवाएं बिना किसी मेडिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन के नहीं लेनी है। और अगर आप ये अपने पेशेंट को, आपके पास कोई इन्फेक्ट के पेशेंट है, उनको आप दे रहे हैं, तो उनको भी बहुत केयरफुल रिपर्टराइजेशन स्टडी और स्टडी ऑफ केस के बाद आप दीजिए। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो भी रिजल्ट आप एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से प्रिटेंड कर रहे हैं, उससे आपको लगभग 3 से 4 गुना बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। आने वाले वीडियोस में हर सैटरडे को शाम को 4 बजे होने वाली, 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।